हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर यानी कि चल कुंडली धारामापी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है या फिर रखा जाता है तो वो देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल कार्य करता है और बल कार्य करने की वजह से वो कुछ एंगल तक घूम जाता है और जैसे ही कोई कुंडली कुछ कोण घूमती है तो उसमें आता है बल युग्म का आघूर्ण। उसमें उत्पन्न होता है बल युग्म का आघूर्ण जिसका मान होता है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये हमने अभी तक पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। अब इसी सिद्धांत की मदद से, इसी टाउ की हेल्प से आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम किसी धारामापी को, किसी गैल्वानोमीटर को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की या फिर चल कुंडली धारामापी की, तो ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा होता है, नंबर 1 होता है निलंबित कुंडली धारामापी, और इसे कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वानोमीटर। और दूसरा हमारा होता है किलकित कुंडली धारामापी, जिसे कहते हैं किलकित, इसे लिखते हैं किलकित कुंडली धारामापी, या इसे इंग्लिश में कहते हैं पायोटेड कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो आज सबसे पहले जानते हैं कि गैल्वानोमीटर क्या होता है, धारामापी किसे कहते हैं। जब भी किसी परिपथ में अगर हमको मापना हो कि परिपथ में कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है किसी परिपथ के लिए, तो हम यूज़ करते हैं गैल्वानोमीटर या फिर धारामापी। धारामापी से हम जो है केवल छोटे रेंज की धारा को मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 एम्पियर से लेकर के 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁶ एम्पियर की धारा को मेज़र कर सकते हैं। तो इसके लिए बनाया जाता है गैल्वानोमीटर। इसके बाद अगर इससे हाई, मान लीजिए हमारे पास 1 एम्पियर से अधिक वैल्यू है, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक की धारा अगर हमको मेज़र करनी है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एमीटर का, जो कि इसके बाद आने वाला लेक्चर जो है एमीटर ही होने वाला है, जो कि हम बनाएंगे उसे गैल्वानोमीटर से ही। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि धारामापी क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि धारामापी से कैसे अमीटर को बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो धारामापी है, 2 टाइप का, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी। दोनों का जो प्रिंसिपल है यानी जो सिद्धांत है वो एक ही है, बस यहाँ पर दोनों को फिगर अलग अलग हैं और दोनों का वर्किंग रूल भी सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम एक को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से, जबकि दूसरे को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। और एक धारामापी से हमको जो वैल्यू मिलती है वो काफ़ी एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है और एक से थोड़ी सी वैल्यू कम मिलती है। ठीक है, जितनी हमको ज़रूरत होती है, मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हमसे हमें परफेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे निलंबित कुंडली धारामापी पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे किलकित कुंडली धारामापी। तो यहाँ पर निलंबित कुंडली धारामापी का आप लोग फिगर यहाँ पे पहले देख लीजिए। फिगर में क्या होता है कि यहाँ पर एक रहता है फिगर, साथ साथ में हम लोग बनाते चलिए ताकि आपके लिए आसान रहे। ये होता है एक नाल चुंबक, मान लीजिए N सिरा है, ये S सिरा है। ठीक है, और नाल चुंबक के सिरों के बीच ही एक लटकाया जाता है यहाँ पर कॉइल, N फेर वाली कुंडली लटकाई जाती है, जो कि इस तरह से होती है। मान हम यहाँ शुरू कर दें,
ठीक है। इस तरह से फेरों की कुंडली होती है, n फेरों की, मान लेते हैं इसमें फेरे n है। इसके साथ यहाँ पर एक लगा होता है, थोड़ा सा फिगर हम जो है बनाएंगे उसको आराम से, तो आप लोग ध्यान से देखिए फिगर कैसे बन रहा है। यहाँ पर एक लगा होता है इस तरह से, एक यहाँ पे लगा होता है मिरर, ठीक है, और मिरर के ऊपर होता है एक बड़ी सी स्ट्रिप, पतली सी पत्ती होती है, लंबी सी पत्ती होती है, जो कि जुड़ा होता है यहाँ पर एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। इसके ऊपर लपेटा रहता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये तार को ऐसे ऐसे लपेटा गया रहता है यहाँ पर। उसके बाद फिर इससे जोड़ा जाता है एक स्प्रिंग के थ्रू, या फिर से जोड़ेंगे एक टर्मिनल से इसको जोड़ते हैं। टर्मिनल इस तरह का होता है, टर्मिनल, और फिर टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है एक स्प्रिंग, और यही है हमारा वायर। स्प्रिंग नहीं, ये एक वायर है, ठीक है, ये हमारा होता है टर्मिनल T1। और उसके बाद फिर मिरर से यहाँ से होते हुए जो दूसरा हमारा वायर निकला है, ये तार, इसे जोड़ते हैं एक स्प्रिंग के थ्रू। उसके बाद फिर इसे जोड़ते हैं एक टर्मिनल T2 से, जो कि T1 की तरह होता है। ठीक है, ये टर्मिनल है T2, ये टर्मिनल हमारा T1 है। ये होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती, ये होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती। इसे कहते हैं मरोड़ टोपी, इसी के ऊपर लपेटा होता है ये वायर। और ये जो वायर से जिससे कुंडली बनाई गई है, कुंडली कैसे बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ये हमने ले लिया इंसुलेटेड कोई भी मेटल शीट कह सकते हैं, इसके ऊपर हमने वायर को, तांबे के तार को n फेरों में लपेट दिया। और तांबे का तार, ये ध्यान होना चाहिए कि तांबे का तार इंसुलेटेड होना चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई परत चढ़ी होनी चाहिए। नहीं तो अगर इंसुलेटेड नहीं होगा, परत चढ़ी नहीं होगी, तो यहाँ पे साथ में अगर वो एक साथ आते हैं तो उनके भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ पर जो तांबे का तार होगा वो इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तांबे के तार को अगर हम लपेट करके कुंडली बनाते हैं, और उसी कुंडली को क्या किया गया, इसमें लटका दिया गया चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कुंडली कुछ इस तरह से दिखती है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, यहाँ पे तांबे का तार है, तांबे का तार, ये होता है दर्पण, इसे हम लोग M कहेंगे, कैपिटल M। उसके बाद ये होता है हमारा, ये वही है फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती, ये है। उसके बाद ये टर्मिनल हमारा T2 है, ठीक है। तो ये इतना प्रक्रम लगा होता है, ये यहाँ पे स्टेबल होता है, स्थिर होता है, इसको कसा रहता है यहाँ पर। अब देखिए इसका वर्किंग रूल क्या है। तो पहले हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम अपना निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी। उसके बाद फिर सबसे पहले इसमें पहले 2 लाइन लिख लेंगे कि धारामापी का उपयोग धारा को किसी परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर अब हेडिंग डालेंगे। उसके बाद फिर संरचना, इसकी संरचना कैसी है। संरचना में लिखेंगे कि किसी नाल चुंबक के ध्रुवखंडों के सिरों के बीच एक n फेरों वाली कुंडली को लटकाया जाता है, जिसके ऊपरी सिरे को एक दर्पण से होते हुए फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती जोड़ा जाता है। फिर उसे एक मरोड़ टोपी जोड़ा जाता है और मरोड़ टोपी को टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं। फिर नीचे वाले दूसरे सिरे को एक स्प्रिंग से जोड़ते हुए एक फिक्स्ड पोजीशन से जोड़ देते हैं, मतलब ये स्थिर रहता है, यहाँ पर ये बंधा हुआ रहता है। उसके बाद उसे फिर टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। तो ये पहले लिखेंगे इसकी संरचना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखेंगे इसका वर्किंग रूल क्या है। संरचना हेडिंग डालते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या है। अब सिद्धांत यहाँ पर आपको बता रहे हैं हम, सिद्धांत ही मेन है। संरचना के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा इसके। अब हेडिंग हम यहाँ पे जानेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, मेन जो है प्रिंसिपल क्या है इसका। तो देखिए सिद्धांत क्या है। तो जब भी सबसे पहले हम क्या करते हैं
कि ये वाला टर्मिनल हमारा यहाँ है, ठीक है। अब जिस मान लीजिए हमारे पास एक परिपथ है, अब परिपथ में हमको मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी सेल है, सेल ले लिया हमने। अब सेल कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब देखना है कि सेल में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, हमको चेक करना है। तो सेल के दोनों टर्मिनल को इस तरह से जोड़ देते हैं और इस तरह जोड़ना है कि T1 से धारा का प्रवाह हो और T2 से वो बाहर निकले। T1 से धारा का प्रवाह होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, और T2 से बाहर निकलना चाहिए, हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ से करते क्या है कि जैसे हम T1 और T2 टर्मिनल को सिरे से जोड़ते हैं, किसी परिपथ के दोनों सिरे से जोड़ते हैं, तो T1 से धारा मरोड़ टोपी में होते हुए यहाँ से फास्फोरस ब्रॉन्ज की बत्ती से होते हुए कुंडली में प्रवेश करती है। और जैसे ये कुंडली में प्रवेश करती है तो कुंडली के सिरों के बीच क्या होता है, कुंडली के यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग भुजाएं हैं और हर एक सिरों के बीच इसमें होता है बल कार्य करता है। और जैसे ये बल कार्य करता है तो ये घूमना शुरू हो जाता है, और जैसे ये थोड़ा सा कुछ एंगल घूम जाएगा, एंगल घूमने के बाद फिर देखते हैं कि इसमें भी क्या होता है, इसमें जो हमारा स्प्रिंग है इसमें होता है मरोड़ उत्पन्न हो जाता है, ये थोड़ा सा मुड़ जाता है क्योंकि यहाँ से ये सिरा बंधा हुआ है, ये फिक्स्ड है, ये नहीं घूमेगा। तो जैसे ये थोड़ा सा घूमता है कुछ एंगल, यानी हमारा जो कुंडली कुछ एंगल तक घूमता है, उसके बाद फिर ये जो स्प्रिंग है ये भी घूम जाता है, यानी इसमें उत्पन्न हो जाता है मरोड़। अब जैसे धारा को बंद कर दिया जाता है तो वापस ये मान लीजिए पहले हमने लिया था इस तरह से, मान लीजिए कुंडली को हमने इस तरह लटकाया, ठीक है, कुंडली को इस तरह लटकाया, तो जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं मान लीजिए इस एंगल तक घूम गया, जैसे इस एंगल तक घूम जाता है तो नीचे जो स्प्रिंग लगी है वो भी उस एंगल तक घूम जाएगी, कुछ कोण घूम जाएगी। घूमने के बाद फिर क्या होगा, जैसे धारा प्रवाह बंद हो जाता है तो फिर वापस आ जाएगी, वापस आएगी। जैसे ही वापस आती है तो उसमें उत्पन्न हो जाता है क्या, बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब कुंडली के या फिर धारामापी के सिरों टर्मिनल T1 और T2 के बीच धारा का प्रवाह होता है तो कुंडली में बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसका मान जब टर्मिनल या सिरे T1 तथा T2 को परिपथ से जोड़ते हैं तो कुंडली में बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसका मान होता है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, जहाँ पे n क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, I क्या है कुंडली में प्रवाहित धारा, A क्या है कुंडली का क्षेत्रफल, और B क्या है जिस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखा गया है, और साइन थीटा क्या है जिस एंगल से वो कुंडली हमारी घूमी है। तो ये होता है टाउ की वैल्यू, उसको समीकरण एक बना के छोड़ देंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि अपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जब भी कोई स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग कुछ कोण तक घूम जाती है तो वापस वो आना चाहती है। जैसे किसी बल के कारण अगर स्प्रिंग कुछ एंगल तक घूम गई, फिर जैसे वो बल हटा लेते हैं तो स्प्रिंग वापस आएगी, और जैसे वो वापस आती है जितना वो कोण घूमी तो उतना कोण वापस आएगी। जैसे वापस आएगी तो उसमें उत्पन्न होता है प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जिसकी वैल्यू होती है जो डिपेंड करता है कि कितना कोण घुमा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो उसको हम पहले आप लोग उसका फिगर बना लीजिए, फिर इसको मिटा करके फिर हम आगे पढ़ें। इसको समीकरण बना के छोड़ देंगे। अब इसके बाद लिखते हैं कि चूंकि स्प्रिंग में या फिर लिखेंगे माना कुंडली के थीटा कोण घूमने से माना स्प्रिंग फाई कोण तक घूम जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
जो हमारा प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण, वो बराबर होता है C इंटू फाई के। C यहाँ पर C को कहते हैं मरोड़ दृढ़ता, C बराबर होता है मरोड़ दृढ़ता, जो कि उसकी फिक्स वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। और यहाँ पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितने कोण तक घुमा है, स्प्रिंग में कितना ऐठन उत्पन्न हुआ है। ऐठन कह सकते हैं यहाँ पर कि जब भी स्प्रिंग घूमती है तो उसमें ऐठन उत्पन्न हुआ, तो कितना ऐठन वो उत्पन्न हुआ या कितना कोण वो घुमा, ये हम कह सकते हैं। माना स्प्रिंग में फाई ऐठन उत्पन्न होता है तो फाई ऐठन उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण आएगा वो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा C फाई के। देखिए अगर एक एंगल मान लीजिए है, एक कोण है, तो एक कोण के लिए जो ऐठन होगा वो C के बराबर होगा, एक कोण के लिए जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा उसका मान C होगा। 2 कोण के लिए कितना होगा, 2C होगा। 3 कोण के लिए कितना होगा, 3C होगा। तो वैसे ही फाई कोण के लिए कितना होगा, फाई कोण के लिए हो जाएगा C फाई। ठीक है, फाई कोण के लिए फाई से लिखें या फिर C फाई। तो ये होता है प्रत्यानयन बल आघूर्ण। जैसे हमने कुंडली में धारा प्रवाहित की तो कुंडली में उत्पन्न हुआ चुंबकीय बल आघूर्ण कहें या फिर इसे कह सकते हैं बल युग्म का आघूर्ण, जो कि टाउ बराबर होता है NIAB sin थीटा। और जैसे ही कुंडली घूमती है तो वहाँ पर जो उसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है वो भी, उसमें भी ऐठन उत्पन्न होता है। मान लीजिए अगर उसमें ऐठन फाई हो तो यहाँ पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण आता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण जिसका मान होता है टाउ इज इक्वल टू C फाई। तो यहाँ से देखेंगे कि जितने कोण के कारण इसमें उत्पन्न हुआ है टाउ का मान उतना ही यहाँ भी है। दोनों एक ही मतलब कुंडली के सेम घूमने से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को मिला देंगे। समीकरण 1 व 2 से दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से जाएगा NIAB sin थीटा इज इक्वल टू C फाई, NIAB sin थीटा इज इक्वल टू C फाई, या फिर I इज इक्वल टू हो जाएगा I इज इक्वल टू C फाई अपॉन NAB sin थीटा। तो ये होता है I का मान। इस तरह से हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि जो धारामापी में जितना प्रवाह हुआ है वो उस प्रवाहित धारा का मान कितना है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जहाँ पर C एक फिक्स वैल्यू जिसको कहते हैं मरोड़ दृढ़ता, फाई क्या है, कितना ऐठन उसमें उत्पन्न हुआ है स्प्रिंग में, N क्या है फेरों की संख्या, A क्या है लूप का क्षेत्रफल, B क्या है जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, थीटा जितना कोण जो है कुंडली हमारी घूमती है। तो ये सारी वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे कि चेंजेस केवल 2 चीज़ों में हो सकता है, एक फाई में और एक थीटा में। मान लेते हैं यहाँ पर अगर यदि थीटा बराबर कितना हो 90 अंश हो, थीटा बराबर 90 अंश हो, आपको दिख रहा होगा जी हाँ। अगर थीटा बराबर 90 अंश हो तो यहाँ पे I बराबर आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा C फाई अपॉन NAB, क्योंकि साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये होता है I की वैल्यू, यही होता है धारा का मान। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि किसी निलंबित कुंडली धारामापी में कितनी धारा प्रवाहित होती है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने निलंबित कुंडली धारामापी पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किलकित कुंडली धारामापी। उसमें हमको केवल फिगर समझना है। इसका जो हमने प्रिंसिपल लिखा भी सेम प्रिंसिपल किलकित कुंडली धारामापी का है, तो आप लोग प्रिंसिपल में वैसे लिख लीजिएगा, बस यहाँ पर फिगर थोड़ा सा अलग है। तो आइए हम फिगर को समझते हैं। फिगर को समझना है, उसके बाद फिर जैसे इसका प्रिंसिपल जैसा है सेम इसका प्रिंसिपल भी वही है, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं धारामापी, जो कि है किलकित कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस वाले में क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एल्यूमिनियम का फ्रेम, एक गोल सा एल्यूमिनियम फ्रेम ले लेते हैं और इसी के ऊपर तांबे के तार को लपेटा जाता है। इसी के ऊपर लपेटा जाता है तांबे के फेरों को,
तांबे का यहाँ पर बहुत सारा फेरा होता है, तांबे की तार का कई सारा फेरा होता है। तो हम इस तरह से दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। सेम जैसे ही हमारा निलंबित कुंडली धारा पर वैसे सेम ये भी है। तो ये तांबे का फेरा होता है, तांबे की तार का फेरा होता है जो कि एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटा होता है। और तांबे की तार यहाँ पर इंसुलेटेड होना चाहिए ताकि अगर वायर टच करें तो उसमें कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। अब इसे भी क्या करते हैं, इसे भी हम एक जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। इसे भी हम किसी एक चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। इस तरह से मान लीजिए N सिरा है ये, तो ऐसे इस तरह भी होगा। मान लीजिए N है तो ये सिरा S होगा। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिए हैं एक कुंडली को, ठीक है। कुंडली कैसे बनी है, एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे की तार को लपेटकर बनाई गई है। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से एक जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं एक स्प्रिंग के थ्रू, इस तरह से इसको जोड़ते हैं। पहले एक इसको फिक्स्ड पोजीशन जोड़ देते हैं जो कि यहाँ पर बंधा होता है, और यहाँ पर भी इसे बांध देते हैं एक फिक्स पोजीशन से। अब यहाँ से जो है इसे एक जोड़ते हैं, वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से भी एक वायर से दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये मान लीजिए टर्मिनल है T1 और ये टर्मिनल T2 है। तो जैसे ही हम T1 और T2 टर्मिनल से धारा का प्रवाह करते हैं, धारा इसमें डालते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि अब ये भी क्या है, कुंडली है, तो उसमें भी क्या होगा, इसमें भी उत्पन्न होगा कुछ बल आघूर्ण, जिसका मान होगा टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा NIAB साइन थीटा। यहाँ पर वही चीज़ होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे इसमें मरोड़ उत्पन्न होगा, जैसे इसमें थीटा कोण से घूम जाएगा तो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, वैसे सेम यहाँ पर देखें ये सिरा जो है स्थिर है, तो ये सिरा जब स्थिर है तो इसमें भी ऐंठन उत्पन्न होगा। जब ऐंठन उत्पन्न होगा तो फिर जितना कोण ये घुमा था, जैसे हमने इसमें धारा का प्रवाह कर दिया, धारा जैसे प्रवाहित हो रही तो कुछ एंगल तक घूम गया, फिर धारा के प्रवाह को बंद करिए तो वापस जिस एंगल पे घुमा तो वापस पे आ गया। मान लीजिए पहले इस तरह से है, ठीक है, पहले कुंडली इस तरह से है। अब जैसे धारा का प्रवाह किए तो मान लीजिए इस एंगल पर घूम गया ये इतने कोण पर। अब जब धारा प्रवाह को बंद कर दें तो वापस इतने कोण पर आ जाएगा, ठीक है। तो जितना ये कोण घूमता है तो उसमें कोण के घूमने से यहाँ पर होता है बल आघूर्ण उत्पन्न, जिसका मान होता है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। अब जैसे धारा के प्रवाह को बंद कर देंगे तो वापस आ जाएगा, वापस आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लगा होता है एक मीटर, इस तरह बना होता है एक मीटर। ठीक है, और मीटर को इस तरह जोड़ देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए सिरा जुड़ा है यहाँ पर, तो जैसे ही कुछ एंगल तो घूमता है तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। इस मीटर में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, और विक्षेप से हम पता कर लेते हैं कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हुई है, क्योंकि ये विक्षेप पहले से ही नाप करके रखा गया है कि अगर इतने कोण पर घूमता है तो यहाँ पर विक्षेप एक का हो गया 1 सेंटीमीटर, तो जितने का भी यहाँ पे होता है वो माप करके पहले से रखा जाता है। तो बस जैसे भी धारा प्रवाहित करते हैं तो उतना विक्षेप उसमें उत्पन्न हो जाता है, और हम समझ जाते हैं कि इसमें दोनों सिरों के बीच प्रवाहित धारा का मान इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस इसका फिगर थोड़ा सा अलग है। इसमें हम क्या लिखते हैं कि जब किसी एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर तांबे के तार को लपेटा जाता है और फिर एक कुंडली बनाई जाती है, फिर कुंडली को हम किसी नाल चुंबक के ध्रुवखंडों के बीच लटका देते हैं, और यहाँ से 2 चूल होते हैं, इसे कहते हैं चूल। यह चूल, तो दोनों सिरों को चूल की सहायता से स्थायी कर देते हैं। उसके बाद इसे एक
यहाँ पे टर्मिनल T1 बाहर निकाल देते हैं, टर्मिनल T2 बाहर निकाल देते हैं। अब जैसे टर्मिनल T1 और T2 से धारा का प्रवाह करते हैं तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है या फिर प्रत्यानयन बलाघूर्ण चुंबकीय बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसका मान होता है टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा। और जैसे इसमें चुंबकीय बलाघूर्ण उत्पन्न होगा तो उसके कारण इसमें ऐठन उत्पन्न होगा वायर में, और ऐठन उत्पन्न होगा तो वहाँ पर भी प्रत्यानयन बलाघूर्ण आएगा, जिसका मान हमने जो होगा टाउ इक्वल टू C5 के, और वहाँ से भी हम लोग I का मान निकाल सकते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि किलकित कुंडलित धारामापी में और निलंबित कुंडलित धारामापी में, कि निलंबित कुंडलित धारामापी से सुग्राही मान नहीं मिलता है, जबकि इससे सुग्राही मान मिलता है। मतलब इसमें जो धारा प्रवाह होगा, जितना हमको जो इसमें एग्जैक्ट में किसी परिपथ धारा प्रवाह हो रहा है, लगभग उसकी वैल्यू हमको पता चल जाती है। जबकि निलंबित कुंडलित धारामापी में क्या होता है कि उसमें एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिलती, थोड़ी सी कम ज़्यादा वैल्यू मिलती है। और दूसरी इसकी खास बात यह है कि हम निलंबित कुंडलित धारामापी को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, जबकि इसे क्या कर लें, अगर इसे एक सेटअप बना लें, इस तरह से किसी एक बॉक्स के अंदर ये सबको सेट कर लें तो इसे हम किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है किलकित कुंडली धारामापी। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसमें हमने पढ़ा कि धारामापी, चल कुंडली धारामापी दो तरह का होता है, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी, और दोनों का सिद्धांत एक ही है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम धारा को मापने के लिए किसी भी धारामापी का प्रयोग कर सकते हैं। अब आने वाला जो लेक्चर हमारा है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अमीटर पढ़ने वाले हैं, अमीटर और वोल्टमीटर की धारामापी की मदद से हम अमीटर कैसे बनाते हैं और वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो धारामापी बना है, धारामापी से हम केवल 1 एम्पियर से लेकर के 10⁻⁻⁶ एम्पियर यानी कम धारा को ही माप सकते हैं, अधिक धारा इसमें मापना संभव नहीं है धारामापी में। तो अगर हमको इससे अधिक धारा मापनी होगी तो हम उसको कैसे मापेंगे, उसके लिए हमने बनाया अमीटर। तो आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे धारामापी की मदद से ही हम बनाते हैं क्या, अमीटर बनाते हैं और वोल्टमीटर बनाते हैं। अमीटर का प्रयोग करते हैं धारा मापने के लिए किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, जबकि वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं किसी दो सिरों के बीच विभवांतर को मापने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अमीटर और वोल्टमीटर। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका आंसर ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।